बच्चों आओ क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 73 को देखें जो कि 30 दिसंबर 2020 के लिए है। आप जानते हैं बच्चों आपके सारे चैप्टर्स जो बोर्ड में आने वाले थे वो सारे चैप्टर्स वर्कशीट के थ्रू आपको पढ़ाए जा चुके हैं और वर्कशीट 73 से हम रिवीजन वर्कशीट कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर से शुरुआत करी गई है आपके रिवीजन की। तो रिवीजन में जो आपके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नीचे दिए हुए, तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले जो मोटी मोटी बातें आपको जाननी चाहिए, फिर से रिकॉल करनी चाहिए, वो बातें यहाँ दी हुई हैं। जिसमें है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? आप पहले भी छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कि दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यही है परिवर्तन यानी कि अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे परिवर्तन जिसमें दो या अधिक पदार्थों से नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों की अभिक्रिया करवाते हैं, मिलाते हैं हम उनको, तो उनसे कुछ नए पदार्थ बनते हैं, कुछ नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उनको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। अभिकर्मक या अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, यानी जिनका निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या क्या दिया हुआ है? जैसे भोजन का पचना, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही का दूध से दही का बनना, ये सारी चीज़ें क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हैं। आप पहले भी इन सारी चीज़ों को जानते हैं, हम इसको बस रिकॉल कर रहे हैं आज। कैसे हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसके लिए क्या है? अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि अगर ठोस है तो मान लो उससे द्रव बन गया या द्रव से गैस बन गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, गंध में, तापमान में परिवर्तन हो सकता है कि जहाँ अभिक्रिया हो रही हो वहाँ का तापमान काफ़ी कम हो गया हो या ज़्यादा हो गया हो। गैस का उत्सर्जन हो सकता है, गैस निकल सकती है उस अभिक्रिया के दौरान। अब यहाँ दिया हुआ है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं? तो तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। तो हम क्या करते हैं? अगर तत्व भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में तो हम तत्वों के प्रतीक लिखते हैं, या जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं वो अगर क्या है, अगर वो यौगिक है तो हम उसको रासायनिक सूत्रों के रूप में व्यक्त करते हैं। और इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। आप जानते हैं बाईं तरफ क्या लिखते हैं? अभिकारक लिखते हैं या अभिकर्मक लिखते हैं, और एक एरो का इस तरीके का निशान बनाते हैं। इधर हमने क्या लिखा है? अभिकारक लिखा है, इस साइड अभिकारक होते हैं। सारे अभिकारक एक या एक से ज़्यादा जितने भी अभिकारक हैं वो लेफ्ट साइड में होंगे, और राइट साइड में आपके क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा आपके एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि CaO प्लस हो गया H2O, ये बन गया आपका क्या? CaOH होल ट्वाइस। तो ये क्या है? क्योंकि ये हमारे ये दोनों क्या है? अभिकर्मक हैं, और ये जो बना है वो क्या है? हमारा उत्पाद है। तो ये आपको रिकॉल करवाने के लिए था। उसके बाद देखो दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। और आपको क्या करना है? जो भी आप रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे उसको संतुलित करना है, लेकिन संतुलित करते वक्त ये ध्यान रखना है हमें कि उसका रासायनिक सूत्र नहीं बदलना चाहिए। जैसे आपके देखो यहाँ एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है Fe यानी कि आयरन और H2O यानी कि जल, और बन रहा है क्या? आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। अब देखो यहाँ हमें ये नहीं कि आयरन ऑक्साइड का हम सूत्र बदल दें या फिर जल का हम H2O का कोई सूत्र बदल दें। सूत्र नहीं बदलना है, बल्कि हमें इधर जितने अभिकारक में, अभिकर्मक में जितने प्रत्येक तत्व के जितने परमाणु होंगे अभिकारक में, उतने ही तत्व होंगे, उतने ही नंबर होंगे, संख्या होगी उत्पाद में। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और इसके लिए हमें क्या करना है? उचित गुणांक लगाकर इसको संतुलित करना होगा। अब यहाँ देखो संतुलित है कि इधर भी देखो 3 आपके परमाणु हैं आयरन के, इधर भी देखो आयरन के 3 परमाणु हैं, Fe3 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ देखो
हाइड्रोजन के H के देखोगे आप, H के कितने 4 2 जा 8, क्योंकि देखो ये जो 4 लगा हुआ है ये 4 इस H के साथ भी है और इस O के साथ भी है, तो H कितना है 2 H है, तो टोटल H कितने हो गए अभिकर्मक में 8 हो गए। अब यहाँ पर भी आप देखो टोटल H कितना है, यहाँ पर भी आप देखोगे टोटल H हो गया 8। अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं 4, ये ऑक्सीजन के भी था के साथ था, अभी बताया था आपको, तो ये कितना हो गया 4 ऑक्सीजन इधर भी है और देखो उत्पाद में भी 4 ऑक्सीजन है। इस तरीके से हमारा जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है वो पूरी तरह से क्या है बैलेंस्ड है, यानी कि संतुलित है। अब देखो क्वेश्चंस को हम करते हैं, आओ अभ्यास करें। सबसे पहले दिया हुआ है निम्न में रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए, बर्फ़ का पिघलना या दूध का दही में जमना। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, दूध का दही में जलना दूध का दही में बदलना, क्योंकि बर्फ़ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ़ को अगर हमने फिर से पिघल के ये क्या हो गया जल के रूप में आ गया, अगर हम इस जल को फिर से ठंडा करेंगे तो वो फिर से बर्फ़ में आ जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो नया उत्पाद बनता है वो फिर से अभिकर्मक में नहीं बदल सकता, क्योंकि वो कुछ नया बन जाता है, कुछ नए गुणों वाला कुछ नया पदार्थ बन जाता है। तो इसलिए दूध का दही से वापस क्या हम दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो इसलिए दूध का दही में बदलना क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके दिया हुआ है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करके समीकरण हमें लिखना है। तो सबसे पहला आपके क्या दिया हुआ है, क सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनाता है। आप जानते हैं वियोजित यानी कि टूट कर, विखंडित होकर, ये जो शब्द आपके दिया हुआ है ये क्या है, टूट कर। अब सिल्वर क्लोराइड है, आपको इसका सूत्र आना चाहिए, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl होता है। अब सूर्य का प्रकाश, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इस तरीके से लिख दो यहाँ पर। अब ये टूट कर किस में बदल रहा है, सिल्वर में यानी कि Ag में, और क्लोरीन गैस में Cl2 में। अब देखो अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ अगर हम 2 लगा देते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा देखो 2 Ag, यहाँ पर भी 2 Ag। आपको बताया था अगर आप लेफ्ट साइड में इस तरीके से लिखते हैं तो जितने भी तत्व होते हैं सबके साथ ये वैल्यू होती है, तो Ag 2 Ag है और 2 क्लोरीन भी है, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी लगा हुआ है। तो देखो यहाँ 2 Ag है यानी कि 2 सिल्वर, यहाँ भी उत्पाद में भी 2 सिल्वर हो गया। यहाँ देखो क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है अभिकर्मक में, तो आपके उत्पाद में भी 2 क्लोरीन एटम हो गया, ठीक है, परमाणु हो गया। तो आप इस तरीके से बैलेंस करोगे तो ये वाला हो गया, क्या हो गया आपका। उसके बाद ख देखो क्या दिया हुआ है आपके, बिना बुझा चूना जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। अब बिना बुझा हुआ चूना क्या है, इन सब के आपको सूत्र याद होने चाहिए। बिना बुझा चूना को हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम कहते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका हम क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। अब ये बनेगा क्या, बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH होल ट्वाइस, ये बन जाएगा। अब आपको क्या देखना है, हम प्रत्येक तत्व को देखेंगे अभिकर्मक में कि उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, और उतनी ही जितनी अभिकर्मक में होगी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उतनी ही होगी कितनी उत्पाद में भी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है संतुलित करते वक्त। तो यहाँ देखो कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 ही कैल्शियम का परमाणु है। उसके देखो ऑक्सीजन कितना है, 1 यहाँ ऑक्सीजन है और 1 यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी आप देखो कि ऑक्सीजन क्या है, 2 है। जब इस तरीके से लिखा हुआ है 2, तो ये ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हमारा रिएक्शन पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही हमारा संतुलित है। उसका ग देखो, ग क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। तो देखते हैं हम इसको, तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करें और क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, और क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। अब आपको फिर से क्या करना है, देखना है, एक एक तत्व को देखना है अभिकारक में भी, और उसी तत्व की परमाणु संख्या जितनी अभिकारक में होगी उतनी ही कितनी होनी चाहिए, उत्पाद में भी होनी चाहिए। तो यही हमें देखना है संतुलित करते वक्त। तो हम देख रहे हैं 1 सोडियम है, यहाँ पर भी 1 ही सोडियम है, 1 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है। यहाँ पर आप देखेंगे
कि 2 हाइड्रोजन हैं, देखो 1 और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहा है और 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन, यानी कि ये रिएक्शन भी आपका पहले से ही बैलेंस्ड है, संतुलित है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं हमारा दिया हुआ है क्या, घ क्या दिया हुआ है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए अभी हमने लिखा था क्या, HCl, अब तनु है तो आप इसके लिए लिख लेंगे डाइल्यूट। ठीक है, अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमने क्या डाला है, कॉपर डाला है, तो बन गया क्या, हरे रंग का कॉपर क्लोराइड CuCl2 और बन गया जल H2O, ये बन गया है। अब बैलेंस करो रिएक्शन को, यानी कि संतुलित करो। हमारे कितना दिया हुआ है, कॉपर, 1 कॉपर यहाँ है, यहाँ पर भी 1 ही कॉपर है, 2 क्लोरीन है, यहाँ देखो क्लोरीन 1 ही है, यहाँ अगर हम 2 लिख देते हैं तो हमारे कितना हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो गया। ठीक है, 2 क्लोरीन, और आपके यहाँ पर क्या दिया हुआ है, H2O आपके दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पर H2O हमने लिख लिया है। बच्चों इसको फिर से देखो आप, यहाँ क्योंकि गलत लिखा हुआ है, जल नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, इसीलिए देखो इसको देखो आप, दिया हुआ है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट लिखेंगे यहाँ पर, तनु है, और प्लस क्या दिया हुआ है, कॉपर, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, कॉपर क्लोराइड CuCl2 और प्लस H2, ये होना चाहिए, H2 गैस बनाते हैं। अब यहाँ देखो हमारे 1 कॉपर है इधर अभी कर्मक में, यहाँ भी 1 कॉपर है, उसके बाद देखो क्लोरीन यहाँ 1 है पर यहाँ क्लोरीन क्या है, 2 है, इसलिए चलो अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो हमारे अभी बताया था कि जब हम लेफ्ट में लिखते हैं तो पूरे यौगिक पर वो आता है, वो पूरे यौगिक के हर तत्व के नंबर ऑफ जो एटम्स है वो हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 क्लोरीन यहाँ 2 क्लोरीन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया, अब बैलेंस हुआ। उसके बाद देखो बच्चों उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल में अघुलनशील बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2 है ये, Na2SO4 के जलीय विलयन ये क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आपको आना चाहिए, तभी आप संतुलित कर पाओगे अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको। अब हम देखेंगे बेरियम कितना, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 बेरियम है, सल्फेट अगर हम पूरा ऐसे देख लें तो 1 सल्फेट यहाँ है, यहाँ भी 1 सल्फेट है, यहाँ आपके सोडियम कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर सोडियम, और हमारे पास यहाँ 1 ही सोडियम है। मान लो यहाँ अगर हमने 2 लिख दिया तो हमारा सोडियम भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, इधर जितना सोडियम 2 परमाणु हैं इधर सोडियम के, इधर भी 2 परमाणु हो गए सोडियम के। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है और हमारे पास भी क्या हो गया, 2 क्लोरीन हो गया उत्पाद में भी, तो हमारा ये वाला रिएक्शन भी, ये वाली अभिक्रिया भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। उसके बाद हम देखते हैं जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। अब हमें देखना क्या है कि जिंक यानी कि Zn जस्ता, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3, इससे अभिक्रिया कर रहा है। अब जब इससे ये अभिक्रिया कर रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट बन रहा है, जिंक नाइट्रेट, और क्या बन रहा है हमारा, सिल्वर बन रहा है ना, सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बन रहा है। अब देखेंगे हमारा 1 Zn है इधर भी, यहाँ भी 1 जिंक, अब यहाँ 1 Ag, यहाँ पर आपके कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1 नाइट्रेट आयन है, यहाँ पर 2 है नाइट्रेट, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर यहाँ अगर हम 2 लिख देते हैं तो हमारे 2 नाइट्रेट हो गया, तो हमारे कितना हो गया, 2 Ag भी हो गया, 2 सिल्वर भी हो गया, 2 परमाणु सिल्वर के भी हो गए और 2 परमाणु हमारी इस नाइट्रेट आयन का भी हो गया। तो चलो यहाँ 2 लिख देते हैं, तो अब हमारा रिएक्शन जो है ये, हाँ ये रिएक्शन अब हमारा बैलेंस्ड है। उसके बाद है हमारा और क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड किस आई है ये,
किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? लेड नाइट्रेट PbNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और बना रहा है क्या? लेड आयोडाइड PbI2। ठीक है, ये आपका है लेड नाइट्रेट। अब करो इसको बैलेंस करो। यहाँ एक पोटेशियम, इधर भी एक पोटेशियम, यहाँ 2 नाइट्रेट आयन है, यहाँ एक ही है, तो यहाँ 2 कर दो आप, तो कितना हो गया? अब हमें यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। अब 2 पोटेशियम, इधर भी 2 पोटेशियम, 2 नाइट्रेट आयन, देखो ये 2 है, ये इसके साथ भी है, तो 2 नाइट्रेट आयन, यहाँ भी है हमारे 2 नाइट्रेट आयन, और हमारे 2 आयोडीन, देखो ये 2 इधर है तो ये K के साथ भी है और I के साथ भी है, तो 2 आयोडीन, इधर भी 2 आयोडीन है, एक Pb यानी कि लेड, और इधर भी एक Pb। अब ये रिएक्शन आपका क्या है? बैलेंस्ड है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, तो गैस उत्सर्जन वाला आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि जब भी मेटल यानी कि धातु जब भी एसिड के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, निकलती है। तो आप एक सिंपल से ये Zn वाला जो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है? ZnCl2 और H2 रिलीज होती है ऊपर, है ना, गैस बन के निकलती है। अब बैलेंस करो रिएक्शन को, तो यहाँ अगर 2 लिख देते हैं, देखो एक Zn इधर है, इधर एक Zn, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन इधर भी है और इधर भी देखो 2 क्लोरीन। ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, अभिक्रिया संतुलित है आपकी। सेकंड क्वेश्चन क्या आपके कह रहा है इसमें? ख क्या कह रहा है? ख कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। अब रंग में परिवर्तन वाला आपके फिर एक बहुत सिंपल सा आपके दिया हुआ है, क्या हमने Zn लिया जस्ता, या फिर आप ले लो आयरन ले लो, Fe ले लेते हैं, Fe, और इसको हम किससे अभिक्रिया करें? CuSO4 कॉपर सल्फेट, जो कि नीले कलर का होता है। अब जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है FeSO4, इसका कलर क्या हो जाता है? ये लाइट ग्रीन कलर का है, तो ये नीले से किस में बदल गया है? ग्रीन में बदल गया। ब्लू से ये किस में बदल गया है? लाइट ब्लू से किस में बदल गया? पेल ग्रीन में, ग्रीन कलर में बदल गया ये, और फिर हमारे Cu निकल गया। ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है, यानी संतुलित है पहले से ही। उसके थर्ड क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। तो तापमान में परिवर्तन का एक आपके बहुत सिंपल सा है, CaO, जो आपने ऊपर भी लिखा है। CaO को अगर हमने क्विक लाइम है, इसको क्विक लाइम कहते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसका यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, इसका जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसकी, तो बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, यानी कि स्लैक्ट लाइम बन जाता है, बुझा हुआ चूना। अब देखो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट आपकी खत्म होती है बच्चों।